हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 को डिस्कस करूंगी आपके साथ। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपकी जो है सेकंड लास्ट वीडियो है मेरी तरफ से। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक प्रोवाइड करूंगी, साइन लर्निंग थ्योरी टोलमैन की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी साइकोलॉजी आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है एक आधे टॉपिक ऐसे रह गए हों जो मेरे से मिस हो गए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनको भी कवर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ इतना पढ़ा है तो वहाँ पे कुछ भी छोड़ना जो है सही नहीं है अभी जो है, क्योंकि एचटेट का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आता है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ को किसने दिया था? आप सभी ध्यान रखेंगे, एनसीएफ को एनसीईआरटी ने दिया था, ठीक है, गिवन बाय एनसीईआरटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। अभी तक कितने एनसीएफ आए हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अभी तक जो है 5 एनसीएफ आए हुए हैं। सबसे पहला एनसीएफ आया था 1975 में, फिर आया था 1982 में सेकेंड नंबर का, फिर आया था 2000 में थर्ड नंबर का, और 2005 में आया था फोर्थ नंबर का। ये जितने भी एनसीएफ थे ये चाइल्ड सेंटर्ड एनसीएफ थे, यानी कि इसमें केंद्र कौन था? इसमें केंद्र बच्चा था, बच्चों पे बेस था ये, कि बच्चों के लिए ही सब कुछ था, ठीक है। लेकिन एक एनसीएफ और आया 2009 में, जो किस पे बेस था? वो टीचर पे बेस था। इसको बोला गया एनसीएफ-टीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। इस वाले एनसीएफ में सारे ये बताया गया था कि भाई टीचर के क्या दायित्व होते हैं, टीचर को कैसे क्लास में क्या बिहेव करना चाहिए, मतलब कि टीचर को रख के सेंटर में रख के बनाया गया था। लेकिन इसलिए हम पढ़ते इसको नहीं है, बल्कि हम किसको पढ़ते हैं? एनसीएफ 2005 वाले को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन एनसीएफ केम देन द एनसीईआरटी चेयरमैन। जब एनसीएफ आया था 2005 तो एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन थे? आप सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे एनसीईआरटी के चेयरमैन थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे एनसीईआरटी के चेयरमैन। अब इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस एनसीएफ का? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया था, क्या उसका उद्देश्य है, ये सभी आपको पता होना चाहिए है। पूछा जाता है एग्जाम में, भाई इसका क्या उद्देश्य है? टू मिनिमाइज डिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। जिंदगी और ज्ञान के बीच में डिस्टेंस को क्या करना? कम करना, ठीक है। आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो वो आपकी लाइफ में क्या हो? इम्प्लीमेंट हो, लागू हो। तो ये क्या है? दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या है? कम करना है इसका उद्देश्य। दूसरा क्या है? लर्निंग कनेक्ट टू रियल लाइफ, कि आपका जो भी आप सीख रहे हो ना वो आपकी वास्तविक जिंदगी से आपको कनेक्ट करता हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है एग्जाम में आती है, आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो आप इसको टिक करके आएंगे कि लर्निंग कनेक्ट टू रियल लाइफ, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, भाई एनसीएफ का क्या फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ के बिना। सीखना कैसा हो? बिना बोझ के हो, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन क्या है? फॉर्मूला है एनसीएफ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसलिए आपको बोलती हूँ, सिर्फ वही चीज़ें आपको बताती हूँ, वही लिखती हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। वैसे तो आप चाहे इसको जितना मर्जी पढ़ लीजिए, चाहे बुक से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन ये आपके टीचिंग एग्जाम पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इसलिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। तो मैंने सिर्फ आपको इतना ही लिखा है, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है एनसीएफ के, वो देख लीजिए। रोट लर्निंग, ठीक है, जो रटन की जो प्रक्रिया है उसको ये बढ़ावा नहीं देता है। ये कहता है कि भाई रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए है। लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है, कि करके सीखने को ये बढ़ावा देता है। रिफॉर्म एग्जामिनेशन सिस्टम, जो आपके एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है उसमें क्या सुधार लाता है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सामाजिक जिंदगी है उससे कनेक्ट करने वाला है ये। और बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, भाई सब कुछ टेक्स्ट बुक बेस ही नहीं होता है, किताबों से भी बाहर जो है चीज़ें होती है, किताबों से बाहर भी ज्ञान जो है होता है, उसको भी ये बताता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एनसीएफ जो है किस पे बेस्ड है। एनसीएफ अगर आपसे पूछा जाए भी किस पे बेस्ड है, तो अगर साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछे जाए तो आप कहेंगे भाई ब्रूनर पे बेस्ड है। किन पे बेस्ड है? ब्रूनर पे। और ब्रूनर ने किस पे बात करी है? कॉग्निटिव थ्योरी पे बात करी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ब्रूनर पे बेस्ड है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे बेस्ड है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर आपको कहीं पे देखने को मिले ना रचनावाद, तो आप इसको भी टिक करके आएंगे, ठीक है। तो एनसीएफ बेस्ड है ब्रूनर पे, कॉग्निटिव पर एस्पेक्ट पे और रचनावाद पे बेस्ड है। और अगर आपसे कोई पूछे भाई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी बेस है, तो आप कहेंगे हाँ इस पे भी ये बेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, एनसीएफ को क्या कैसे किस स्केड्यूल में जो है लाया गया था, तो आप कहेंगे 8th स्केड्यूल में, ठीक है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें एनसीएफ को लाया गया था और इसे 22 भाषाओं में क्या किया गया था? अनुवाद इसका किया गया था, इसको ट्रांसलेट किया गया था। अब बात करेंगे मेन चीज की, एनसीएफ जो है कैसे डेवलप हुआ था, ठीक है। 1993 में
प्रोफेसर यशपाल को एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उसका क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल को हेड बनाया गया इस कमेटी का। और कमेटी किस पे थी कि बच्चों पे जो ओवरबर्डन है ना, चाइल्ड पे जो ओवरबर्डन है ना, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी। और उनके कौन थे मेन, वो थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ जो 2000 है उसको ही अपडेट किया गया, किसके द्वारा, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा इसको ही अपडेट किया गया। और ये एनसीएफ 2005 के क्या बन गए, चेयरमैन बन गए। कौन बन गए, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। इसलिए जो एनसीएफ 2005 है ना, वो एक नई एनसीएफ नहीं है, बल्कि क्या है, 2000 में ही जो सुधार किया गया वही उसी का क्या है, समरी है। ऐसे समझिए कि जो 2005 वाला जो एनसीएफ है ना, ये एक नया एनसीएफ नहीं है, बल्कि किसमें 2000 वाले में ही क्या किया गया, चेंज किया गया। और इसको ही बदल के नाम क्या दे दिया गया, 2005 वाला दे दिया गया, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीईआरटी के चेयरमैन थे कृष्ण कुमार, और जो एनसीएफ के चेयरमैन थे वो कौन थे, आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है। एनसीएफ 2005 के मेंबर अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कहेंगे टोटल 38 मेंबर होते हैं, जिसमें 37 मेंबर होते हैं और इसमें एक क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। फोकस ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फोकस ग्रुप क्या होता है, 21 मेंबर थे फोकस ग्रुप में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन कुछ ही चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है। इसलिए फोकस ग्रुप के आप याद रखेंगे 21 है, और टोटल जो मेंबर अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 38 है। उसके बाद एनसीएफ को कब इंप्लीमेंट किया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एनसीएफ को लागू किया गया था 7 सितंबर 2005, 7 सितंबर 2005 को सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। एनसीएफ 2005 अब किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का एक एस्से है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कौन सा है, इस एस्से का क्या नाम है, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, या फिर इसको सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी कि जो ये है रविंद्रनाथ टैगोर के एस्से पे बेस्ड है, और एस्से का नाम है सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समाज और विकास, और सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। ये सभी आप चीज यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब एनसीएफ 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया था तो राजस्थान में कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आप बताएंगे राजस्थान में इसको 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था। किस क्लास में, 9th और 11th क्लास में इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर उस टाइम पे क्या लगाई गई थी, एनसीईआरटी लगाई गई थी, ठीक है, 9th और 10th में, 9th और 11th में, ठीक है। और कब, 2010 में राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनसीएफ 2005 में कितने चैप्टर आते हैं, इसमें 5 चैप्टर आते हैं, सभी को देखेंगे। चैप्टर 1 क्या कहता है, चैप्टर 1 जो है वो है किसके बारे में है, पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण के बारे में है, ठीक है। एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण है। टॉक अबाउट टीचिंग गोल्स एंड क्वालिटी, क्या टीचिंग के क्या गोल्स होते हैं और क्या क्वालिटी होती है, क्या गुणात्मकता होती है, इसके ऊपर बात करता है। और टीचिंग के क्या सिद्धांत है, इसके ऊपर बात करता है। टीचिंग शुड बी इन सोशल पर्सपेक्टिव, जो अध्यापन है, जो टीचिंग है, वो किस में, सामाजिक दृष्टिकोण पे बेस होनी चाहिए है, ठीक है। बच्चे को जो है सामाजिक दृष्टिकोण भी अच्छे से पता होना चाहिए, सिर्फ जो है किताबों में नहीं घुसा रहना चाहिए। इसके बाद जो पहला चैप्टर है इसके अंदर 5 गाइडलाइंस दी गई थी। कौन से गाइडलाइंस दी है, कनेक्ट एजुकेशन विद आउटर सोशल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये कहता है एनसीएफ की जो आपकी जो एजुकेशन है उसको आप जो सामाजिक जिंदगी है ना, बाहरी जो जिंदगी है उससे जोड़ करके आप उसको देखें, सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए है। रोट लर्निंग को रिड्यूस करता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास या फिर सर्वांगीण विकास आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चहुमुखी विकास पे फोकस करता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए है भाई एग्जामिनेशन प्रोसेस में, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए है। उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होने चाहिए है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब होता है भी बच्चे को जो है क्लास में पूछने का अधिकार होना चाहिए है। ये नहीं है कि भाई टीचर आया और अपनी ही जो है करके चला गया, ABC गा के चला गया और बच्चे ने जो है कुछ समझ आया ही नहीं, उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसको कुछ पूछने दिया ही नहीं गया। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए। इस जो है गाइडलाइंस के जो 5 गाइडलाइंस इसके क्या मेन मोटिव है वो देखेंगे। मेन मोटिव है सेल्फ नॉलेज, यानी कि स्वयं का ज्ञान, ठीक है, इसका क्या है मेन मोटिव है। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है लर्निंग एंड नॉलेज, ठीक है, लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम और ज्ञान। ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। एनसीएफ क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है और जो है ओवरऑल किस पे बात करता है, स्टूडेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। भाई शिक्षा किसकी हो रही है, बच्चे की हो रही है ना। साइकोलॉजी किसकी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो बच्चे को ही क्या रखा गया है, केंद्र में रखा गया है।
चैप्टर 3 क्या कहता है? चैप्टर 3 बात करता है असेसमेंट, आकलन पे, करिकुलम पे, स्कूल के स्टेजेस पे, लैंग्वेज पे और सब्जेक्ट पे। अगर आपसे कोई पूछे भी लैंग्वेज को कौन से चैप्टर में डिस्कस किया गया है एनसीएफ के, तो आप बताएंगे लैंग्वेज को चैप्टर 3 में रखा गया है। ठीक है, इसी में ये बताया गया है कि जो इंग्लिश है आपकी वो कौन सी लैंग्वेज है, वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज या फिर आप इसको टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। ये इसमें बताया गया है जो इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। ठीक है, यानी कि इंडिया जो है एक बहुभाषी क्या है, देश है। ठीक है, उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी किस में आता है, वो चैप्टर नंबर 3 में ही इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 कहता है स्कूल और क्लास एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, जो स्कूल है और कक्षा का क्या वातावरण होना चाहिए इसके बारे में बात करता है। चैप्टर 5 कहता है इम्प्रूवमेंट, कहीं पे अगर ज़रूरत है ना तो वहाँ पे क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, क्वालिटी में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, अगर बच्चे के साथ कोई भी समस्या है तो उसको डायग्नोज किया जाए, उसका जो है निवारण यहाँ पे किया जाए। ठीक है, तो ये था आपका एनसीएफ का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग को अगर ऐसे समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो आप क्या जो मैं बोल रही हूँ आप उससे भी आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे ये विजिबल है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।